प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपको स्वागत है आपके अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज की क्लास में हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 6, एकदम चैप्टर नंबर 6 जो है आपका त्रिभुज, जो अक्सर बच्चे को भारी महसूस होता है, वह चैप्टर को मैंने लेके आया हूँ आपके लिए। छठा चैप्टर हूँ है और आपको इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा आज के एक क्लास में, आपको यह अनुभव हो जाएगा कि यदि आप त्रिभुज कभी नहीं पढ़े हैं तब पर भी हम समझाने की कोशिश नहीं, पूरा एकदम प्रयास करूंगा। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा वह भी समझ सकता है। आज हम लोग त्रिभुज का पहला क्लास में यह देखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, यह देखेंगे। उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर का समाप्त करेंगे आज ही एक ही वीडियो में। पहला चैप्टर में आपको कम ही क्वेश्चन है, मात्र 3-4 क्वेश्चन है, उसको हम लोग समाप्त करेंगे, तभी वीडियो को समाप्त करेंगे। आप धैर्य से बनाइए रहिए। एक घंटा तक हो चाहे उससे पहले हो तो भी चल हो सकता है, लेकिन आप समझिए, हम बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिभुज, यानी ट्रिएंगल, जिसका 3 कोण हो। इसका इंग्लिश होता है ट्रिएंगल। तो त्रिभुज का परिभाषा अगर हम बात करें, परिभाषा यदि आपको बात करें तो यह लिखने की जरूरी नहीं है। आप जानते हैं त्रिभुज की परिभाषा में 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज में एक फिगर बनाकर आपको कुछ हम समझाना चाहते हैं। मान लीजिए यह त्रिभुज है, यह क्या है? त्रिभुज है। इसका ए मान लीजिए, इसका नामकरण कर देते हैं, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो त्रिभुज में शीर्ष की यदि बात करें, तो त्रिभुज में शीर्ष 3 होता है। देखिए, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, यानी ए बी सी, शीर्ष 3 हो गया। अगर भुजा की बात करें तो वह भी 3 होता है। क्या होता है? 3। बताइए, जैसे ए बी भुजा, यह भुजा हो गया, यह भी भुजा हुआ, यह भुजा हुआ, तो यानी भुजा का नाम लिखिएगा ए बी, बी सी और ए सी। देखिए, ए बी, बी सी और ए सी, 3 भुजा हो। और त्रिभुज में 3 कोण भी होता है। त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 कोण होता है। जैसे यह कोण हुआ कोण ए, यह कोण हुआ, तो कोण क्या कहते हैं? 2 रेखाओं के झुकाव को हम कोण कहते हैं। देखिए, एक यह रेखा है, एक यह रेखा है, इसका झुकाव का ये कोण बी है, तो कोण बी हो गया। और कौन सी, इतना बात तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप श्योर जानते होंगे। अब इसको लिखने का तरीका भी आप जानते होंगे, कोण को लिखने का तरीका, कि अगर पूरी रूप से लिखा जाए, यदि हम कोण ए की चर्चा करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए सी। क्या लिख सकते हैं? कोण ए की चर्चा करेंगे तो बी ए सी, समझ गए, बी ए सी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको, इसका बराबर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी, कौन? सी ए बी, समझ रहे हैं? तो इससे जो बीच में रहता है वह एंगल की चर्चा रहता है। देखिए, बी में बीच में क्या है? ए, यहां भी ए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए सी या सी ए बी। एक कोण हो गया। जैसे कोण बी की चर्चा करें तो बी के बारे में या तो आप बी कोण बी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कोण, देखिए ए बी सी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण लिख सकते हैं सी बी ए, सी बी ए। समझ में आ गया? अब जैसे एक और कोण बचा है सी, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, कोण बी सी ए, या कोण बी सी ए हो गया, बीच में है ना। और देखिए, अब इस इधर से लिखना होगा तो लिखेंगे कोण ए सी बी। समझ गए? प्रत्येक स्थिति में जिसका चर्चा हो रहा है वह बीच में होना चाहिए। समझ गए? उम्मीद करता हूं कि इतना बात तो आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। अब हम आपके छोटी सी बात में थोड़ा सा और समझाना चाहते हैं, सर्वांगसम आकृति होता क्या है। यह आप 9th में पढ़ चुके हैं, सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता, समझ गए? सर्वांग सम ही लिखते हैं, सर्वांग सम ही लिखते हैं, समझ गए? सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम आकृति क्या होता है, उसके बारे में हम लोग, आकृतियां के बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। उसके बाद समरूप के बारे में समझेंगे। देखिए, सर्वांग सम आकृति क्या होता है, इसका परिभाषा हम आपको लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसका परिभाषा होता है, 2 आकृतियां, जब भी तुलना करेंगे तो 2 से, एगो से तो कर नहीं सकते हैं, 2 आकृतियां, आकृति मतलब फोटो, 2 आकृतियां सर्वांग सम कही जाएगी, सर्वांग सम कही जाएगी। सर्वांग सम कहलाता है, लिख सकते हैं, कहलाता है जब या यदि उनके 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 समान आकार, समान आकार तथा समान अमाप हो, तथा क्या हो? समान अमाप हो, समान अमाप हो, अमाप
अमाप हो, समझ गए, इनमें माप सेम हो। नहीं समझे होंगे तो आपको हम समझाते हैं। आकार मतलब होता है शेप, शेप समझ गया, आकार मतलब क्या होता है, SHIP शेप, और अमाप मतलब होता है साइज, यह तो बात जान रहे हैं, यानी साइज। यानी सर्वांगसम तब कहेंगे हम, जैसे एक आपको एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे एक रेखा हम ले लिए, एक रेखा ये ले लिए और दूसरा रेखा यह ले लिए, समझ गए। यह दोनों रेखा सर्वांगसम तब कही जाएगी जब यह रेखा दोनों बराबर हो। मान लो AB और इसका नाम लिख देते हैं CD, दो रेखा है, तो यह रेखा सर्वांगसम तब कहा जाएगा जब यह जितना, देखिए यह रेखे है, दोनों का आकार सेम है। यहां समझिए, यहाँ आकार मतलब शेप, देखिए लाइन है, एक रेखा है, दोनों तो रेखे हैं, आकार तो सेम है, शेप तो सेम है। और अमाप क्या है, इसका माप सेम होना चाहिए। अगर यह 2 सेंटीमीटर का है तो यह 2 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे सर्वांगसम, नहीं तो नहीं कहेंगे, समझ गए। तो इसको सर्वांगसम का यह लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे लिखिएगा AB बराबर दीजिएगा, ऊपर में देखिए S का S जैसा एक सिंबल बनाइएगा, तब लिखिएगा CD, मतलब AB सर्वांगसम है CD, यानी सर्वांगसम का सिंबल आप याद रखिएगा, ऐसे होता है, बराबर देके ऊपर S लिख सकते हैं। यदि हम दूसरा बात करें आकृति को, दूसरा आकृति की बात करें, जैसे हम 2 त्रिभुज ले रहे हैं, 2 त्रिभुज ले रहे हैं, यह 2 त्रिभुज ले लिए, यह त्रिभुज ले रहे हैं। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम तब कहा जाएगा जब, पहले इसके नाम लिख देते हैं ABC, त्रिभुज ले लिए ABC, इसको लिख देते हैं PQR, 2 त्रिभुज ले लिए, 2 त्रिभुज ले लिए। यह सर्वांगसम तब कहा जाएगा जब इसको उठाकर, यह त्रिभुज को उठाकर, मान लीजिए यह त्रिभुज को उठाकर इस पर रखने पर सेम साइज का हो जाए, समझ गए। देखिए सेम साइज हो गया, एकदम दिख नहीं रहा कि दूसरा त्रिभुज है, थोड़ा सा दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा उड़ा छोटा उठा करके बना सकते हैं। देखिए अब दिख रहा है कि 2 त्रिभुज है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह सर्वांगसम कहलाएगा जब इसका देखिए आकार यानी शेप और यह क्या कहते हैं साइज, दोनों का साइज, देखिए आकार तो दोनों त्रिभुज है लेकिन साइज भी दोनों का सेम रहेगा, तब हम सर्वांगसम कहेंगे इस त्रिभुज को। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। समझ में आ गया? इतना बात तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे और भी अगर हम चर्चा करें तो इस सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में कुछ और सिखाना चाह रहे हैं। जैसे अगर सर्वांगसम की हम अगर बात कर रहे हैं तो देखिए यह ऊपर कर दिए, तो आप देखिए थोड़ा सा आप समझिए क्या समझाना चाह रहे हैं। यह सर्वांगसम है तो सर्वांगसम होने का कुछ शर्त होता है। यह त्रिभुज क्या है, इसको अमाप अगर समान हो जाए, आकार अगर समान हो जाए तो इसका कुछ शर्त होता है। क्या शर्त होता है कि देखिए सर्वांगसम त्रिभुज की कैसे क्या शर्त होता है, तो यह बताते हैं। देखिए त्रिभुज की सर्वांग समता, यह क्या होता है, किस आधार पर हम किसी त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे, यह आप 9th क्लास में बहुत ही सुंदर से पढ़े हैं और थोड़ा सा हम यहां बता देते हैं। पहला होता है साइड एंगल साइड समरूप सर्वांग समता, सर्वांग समता। दूसरा होता है इसमें साइड 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 सर्वांग समता। तीसरा होता है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। चौथा होता है RHS हाइपोटेनियस हाइपोटेन साइड, मतलब कि होता है कर्ण आधार कर्ण और साइड। इसके बारे में भी हम बताएंगे, अभी आप सुनिए। यह होता है समकोण त्रिभुज में, जिसमें आप अक्सर त्रिकोणमिति में यूज करते होंगे, जिसमें पाइथागोरस कहते हैं, समझ गए ना। यह सर्वांग समता, यह सब सर्वांग समता होता है। यह सब नियम आप, इसका मतलब साइड मतलब होता है भुजा, एंगल भुजा यानी कोण, भुजा और कोण, इसका हिंदी लिख देते हैं, बच्चा को समझ में दिक्कत होगा। भुजा कोण भुजा, यदि 2 त्रिभुज के एक भुजा, 2 भुजा और एक कोण बराबर हो, तब हम वैसी को उसको उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। समझ में आया? उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। इतना बात आप लोग समझिए। सर्वांगसम कहेंगे, वह त्रिभुज को क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। और यदि सब भुजा भी बराबर हो तब पर भी हम कहेंगे सर्वांगसम को। तो मतलब कहने का मतलब है यह भुजा इसके बराबर हो, यानी AB बराबर हो PQ, BC बराबर हो QR और AC बराबर हो PR। अभी एक बार फिर आपको हम फिगर ड्रॉ करके, अभी बस शुरुआती में थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, उसके बाद आपका कोई परेशानी नहीं होगा। जब चाहिएगा इसको आप बना सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीका से समझ सकते हैं। समझ गए ना? अभी थोड़ा मिटा देते हैं, सॉरी बच्चों, यह फिगर गलत बन गया, रुक जाइए, इसको मिटाए हैं। 2 त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। यह मान लेते हैं यह दोनों आकृति सर्वांगसम है, सर्वांगसम है ना।
इसको हम पहले नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो अब समझिए इसमें अगर नाम दिए तो सर्वांग सम तब कहलाएगा, यहां कुछ शर्त होता है उसके लिए याद रखिएगा। यदि दो त्रिभुज यदि दो त्रिभुज क्या हो, सर्वांग सम हो, तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके यही दोनों का उनके संगत भुजा, संगत कहने का मतलब ए है तो इसका पी होगा, समझिए, संगत भुजा तथा संगत कोण क्या हो, बराबर होता है, समझ गए। यानी कहने का मतलब है, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, ए बी बराबर, यदि भुजा ए बी बराबर पी क्यू हो और भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर हो और ए सी बराबर पी आर हो, तथा इतना ही नहीं, कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण बी बराबर कोण क्यू हो और कोण सी बराबर कोण आर हो, तब हम दोनों आकृति को क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। तो कैसे लिखेंगे ए बी सी, समरूप नहीं सर्वांग सम कहेंगे, ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, समझ गए। यहां भी त्रिभुज जोड़ दीजिएगा, समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसी को दूसरा नाम इंग्लिश में कोई कहता है CPCT, समझ गए, इसको कहते हैं इंग्लिश में CPCT। इतना बात यदि आप समझ गए हैं तो इससे आप कुछ आपको निष्कर्ष निकालने के लिए बताते हैं। यह निष्कर्ष क्या निकालने के लिए बताते हैं, आप कुछ समझिए, अभी चैप्टर पर नहीं जाएंगे, कुछ समझिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे। दो आकृति सर्वसम कही जाएगी जब उसके समान आकार तथा अमाप हो, यह हम आपको लिखा है, फिर से एक बार हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अभी देखिए सर्वांग पर हम 5 मिनट बोलेंगे, उसके बाद समरूप पर बोलेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पर जाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम बोले हैं जो बच्चा गरीब से गरीब है, जो बच्चा मतलब गरीब कहने का मतलब है कभी नहीं पढ़ा है, उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे और हम लोग समझेंगे। क्या कहे थे, दो आकृतियां सर्वांगसम कहे जाएंगे, सर्वांगसम कही जाती है जब उनके क्या बोले थे, समान आकार हो, आकार समान आकार हो तथा समान अमाप हो, तथा माप भी समान अमाप हो, इतना लिखाए थे, तो वह सर्वांगसम कहेंगे। जैसे हम 1 नंबर में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज की कोई और नाम दे देते हैं FDE, समझ लिए, FDE। तो ऐसा एक त्रिभुज कहते हैं। अभी आपको हम कुछ समझाते हैं त्रिभुज बना के। मान लीजिए एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज हम क्या करेंगे, मान लीजिए यह त्रिभुज दूसरा है, यह दूसरा त्रिभुज को हम इधर लाते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख दिए, ऐसे करके डाल दिए। तो यह यदि ऐसे करके दिया हुआ है तो यदि आपको इसमें कहेगा यह दोनों त्रिभुज समरूप हो। अभी मान ले कि बराबर हो, समझ लिए, यह मान लीजिए कि बराबर हो, पहले नामकरण कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABC, इसका नाम लिखे FDE। तो अब आपको FDE, समझ गए, FD। तो अब इसको आपको कहने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको जब कहेगा कोण किसका बराबर है, देखिए तिरछा है, सीधा रहता त्रिभुज तो आप कह सकते हैं संगत कोण E है, ए जो है F के बराबर है, C जो है E के बराबर है, समझ गए, C जो है E के बराबर है, B जो है D के बराबर है, यहां भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये फिगर से नहीं समझ के यदि आपको कह देगा कि यह दोनों त्रिभुज समरूप है, ऐसे लिख के यदि लिख के दे दे तो आप इसके लिए कह सकते हैं, जब त्रिभुज या सर्वांगसम कह देगा, ये दो त्रिभुज ऐसे सर्वांगसम है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण F। देखिए यहीं से देखना है, कोण इसका पहला लिए तो इसका भी कोण इसका पहला लेंगे। यहां से देखेंगे कोण B बराबर कोण क्या लेंगे, यहाँ D। यहां से देखेंगे कोण C बराबर कोण लेंगे E। बात समझ में आया। यहाँ आपको फिगर पर नहीं जाना है, वो गलत हो जाएगा, टेढ़ा उड़ा होगा तो आपको गलत हो जाएगा। इसीलिए मान लीजिए वह कह रहा है इस प्रकार, तो आप ऐसे समझिएगा। अगर भुजा की बात करें तो यहीं से लेंगे, आपको भुजा ए बी बराबर हो जाएगा तो इसका भी पहला लीजिए FD हो जाएगा, इसका दोनों लीजिए BC, तो देखिए BC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, DE हो जाएगा। और इसका लीजिएगा AC, इसका लीजिएगा AC, तो इसका भी होगा FE, समझ गए, FE। इतना आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। आपको इसी से लेना है, यहाँ त्रिभुज में नहीं खोजना है कि कौन संगत भुजा है और कौन संगत कोण है। वहां अगर खोजते रहिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। यदि टेढ़ा ले लेंगे हैं तो आपको लिखने में एकदम दिक्कत होगा।
समझ गए। सर्वांगसम उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चढ़ेंगे समरूप आकृति, जो कि 10th का है। अब हम पढ़ेंगे समरूप आकृति होता क्या है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे। तो पहले समरूप आकृति की हम परिभाषा लिख देते हैं। समरूप आकृति होता क्या है, आकृतियां, समझ गए, मतलब बहुत सी आकृतियां की चर्चा करेंगे कि वह समरूप किस आधार पर होता है, समझ गए ना। अब देखिए हम कहेंगे दो आकृतियां समरूप कही जाती है, ऐसे लिखेंगे, दो आकृतियां समरूप कही जाती है, समरूप कही, सर्वांगसम के बारे में बता दिए हैं, आप समरूप के बारे में बता रहे हैं, कही जाती है जब उनके आकार समान हो तथा अमाप समान नहीं हो, समझ गए, समान नहीं हो या समान होना आवश्यक नहीं है। समान होगा तब पर भी हम कह सकते हैं समरूप है, अगर समान नहीं भी होगा तब पर भी हम कहेंगे समरूप है। सॉरी बच्चों, तो इसमें हम आपको समझाना चाह रहे हैं, समरूप समझाना चाह रहे हैं। सर्वांगसम के बारे में हम आपको बताए हैं कि उसका सब कुछ समान, देखिए सर्वांगसम का मतलब ही होता है, देखिए हम कुछ सर्वांगसम आपको लिखते हैं, सर्वांगसम, तो देखिए सर्वा मतलब सभी कुछ, समा मतलब सम मतलब समान, सभी कुछ समान हो उसे हम सर्वांगसम कहते हैं, मतलब उसका भुजा भी समान हो, कोण भी समान हो तो समरूप कहेंगे, लेकिन सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन समरूप कहने के लिए सब कुछ समान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम कोई आयत ही ले लेते हैं, वर्ग ही ले लेते हैं, क्या वर्ग, देखिए एक वर्ग यह है और दूसरा वर्ग ए है, यह दोनों वर्ग है ना, यह दोनों वर्ग है आपका, यह दोनों वर्ग है। अब क्या इसको हम सर्वांगसम कहेंगे? नहीं। सर्वांगसम हम कहने के लिए हम आपको बताए थे, सर्वांगसम कहने के लिए हम आपको बोले थे, इसको उठाकर अगर इस पर रखेंगे तो दोनों बराबर हो जाना चाहिए। अब इसको तो बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा तो यह क्या होगा? समरूप होगा। देखिए रूप समान है, इसका आकार समान है, देखिए यहाँ लिखे हैं आकार समान, लेकिन इसका माप समान है, इसका देखिए कुछ 2 सेंटीमीटर होगा तो इसका 3 सेंटीमीटर भुजा होगा, समझ गए। तो दोनों का आकार समान नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? समरूप आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप आकृति कहते। इसको लिखेंगे कैसे? वर्ग ए बी सी डी, इसका नामकरण पहले कर देते हैं, ए बी सी डी, इसका लिख देते हैं डी ई एफ जी एच, समझ गए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये समरूप हो जाएगा। ऐसे एस खाली इसमें बराबर नहीं दीजिएगा, समरूप में सर्वांगसम में बराबर नीचे दिया जाता है, सिर्फ एस लिख दीजिए घुमाकर। वर्ग हो जाएगा ई एफ जी एच, समझ गए। यह समरूप हो जाएगा। क्या होगा? सर्वांगसम नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं सभी वर्ग जो है समरूप होगा, सभी वर्ग क्या होगा? समरूप होगा। इतना तो आप आराम से कह सकते हैं, समझ गए। यदि आगे हम अगर आपको बात करें तो देखिए, जैसे हम वृत्त ले लें, जैसे हम आपको वृत्त से समझाते हैं, एक वृत्त ए है और दूसरा वृत्त ए है, दूसरा दोनों वृत्त है। तो अब यहां देखिए, यह जो वृत्त है तो इसको हम क्या कहेंगे? सभी वृत्त समरूप कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। देखिए इसका रूप समान है लेकिन माप समान है। ये देखिए छोटा, इसका त्रिज्या कुछ और होगा, इसका त्रिज्या कुछ और होगा, तो माप तो भिन्न भिन्न है। तो यह क्या? सर्वांगसम नहीं होगा। यह भी जो वृत्त होगा तो एक नंबर में हम बताए थे सभी वर्ग क्या है? समरूप है, ना कि सर्वांगसम है, समरूप है। और दूसरा नंबर में बता रहे हैं कि यह जो सभी वृत्त है क्या होगा? समरूप होगा। सभी वृत्त क्या होगा? समरूप होगा। सभी वृत्त क्या होगा? समरूप होगा, ना कि सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होने के लिए इतना ही बड़ा ही होना चाहिए, इसका अमाप भी बराबर होना चाहिए यहाँ सर्वांगसम होने के लिए, लेकिन समरूप होने के लिए अमाप बराबर होने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना याद रखेंगे। इतना जब याद हो गया तो हमें और तीसरा में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हम कहेंगे सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। अब देखिए सभी त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समझ गए, समकोण त्रिभुज। तो हम सबको समरूप नहीं कहेंगे, हम यहाँ लिखे हैं सिर्फ समबाहु त्रिभुज को ही समरूप कहेंगे, ना कि समद्विबाहु त्रिभुज को कहेंगे समरूप। समद्विबाहु को क्यों नहीं समरूप कहेंगे अभी हम बताएंगे, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि आपको देखिए समबाहु त्रिभुज एक बना के दिखाते हैं आपको। देखिए यह त्रिभुज है, इसका मान लेते हैं सभी भुजा बराबर है, तो यह क्या हो गया? समबाहु हो गया। क्या हो गया? यह समबाहु हो गया। तो समबाहु हो गया तो देखिए यह दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो अब देखिए एक बड़ा भी कर लेते हैं, एक छोटा भी कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए
देखिए यह दोनों समबाहु त्रिभुज है, एक आकार बनो भिन्न भिन्न है, लेकिन इसका जो है आकार, देखिए आकार नहीं, आकार तो सेम है लेकिन माप भिन्न भिन्न है, लेकिन यह क्या है, समरूप कहे जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अथी बनाइएगा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है, तो देखिए यह भी समबाहु है, समद्विबाहु है, यह भी समद्विबाहु, यह समरूप त्रिभुज नहीं कही जाएगा, यह समरूप त्रिभुज नहीं कहा जाएगा। समझ गए क्यों नहीं कहा जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे, पहले इसका कुछ गुण समझ लीजिए। अब देखिए समरूप होने के लिए कुछ गुण समझ लीजिए। जैसे हम भुजाओं को समान संख्या वाले दो बहुभुज समबाहु समरूप कहे जाते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो, अभी बताए थे सर्वांगसम के बारे में। तो देखिए समरूप होने का शर्त क्या है, समरूप होने का शर्त क्या है, समरूप होने का शर्त यह समझिए, समरूप होने का शर्त यानी समरूप हम कैसे कह सकते हैं कोई भी आकृति को, यह देखिए। अब देखिए इसका शर्त बताते हैं, समरूप होने के क्या क्या हो सकता है, लक्षण क्या होता है, क्या क्या रहेगा जो हम उस त्रिभुज को समरूप कहेंगे। तो इसमें पहला देखिए उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर हो। और दूसरा आप इसमें ये रहना चाहिए उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर यह दोनों यदि आपका बराबर है, बराबर होना चाहिए, तब हम वह त्रिभुज को क्या कहेंगे, समरूप बोलेंगे। लेकिन सर्वांगसम के लिए हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि सर्वांगसम होने के लिए सब कुछ बराबर होना चाहिए, कोण और भुजा, लेकिन समरूप होने के लिए सब कुछ बराबर नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए और इसका भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। देखिए मान लेते हैं ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, क्या बोले समद्विबाहु त्रिभुज तो नहीं होगा समरूप, तो यह क्या मान लेते हैं, यह दोनों समबाहु त्रिभुज है, ABC PQR, यह दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका समान भुजा है, तो समबाहु त्रिभुज के आप जानते हैं प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो इसका तो एंगल तो पहले पता चल गया कि सभी कोण बराबर है, तो एक नंबर वाला नियम प्रूव्ड कर रहा है। तो इसका तो भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। अनुपात कहने का मतलब होता है समानुपाती, मतलब होता है समान अनुपात। जैसे इसका अनुपात होता है AB बटा क्या हो जाएगा, इसका संगत भुजा PQ बराबर हो जाएगा इसका BC बटा इसका हो जाएगा QR, और बराबर हो जाएगा इसका AC बटा क्या हो जाएगा बोलिए, इसका हो जाएगा PR। यानी यह कहने का मतलब है इसका भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए समरूप में, लेकिन सर्वांगसम में क्या होता था कि भुजा बराबर होता था, यहां भुजा का अनुपात बराबर होता है। अभी आपको समझ में आ गया। मान लीजिए जैसे कि ये देखिए समबाहु त्रिभुज है, ये छोटा बड़ा सम को कोई मतलब नहीं है, ये मान लेते हैं अभी बराबर है तो सर्वांगसम भी कह सकते हैं। यदि बराबर नहीं हो तो मान लीजिए एक उदाहरण आपको लेते हैं बड़ा करके, आपको समझाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्यों नहीं समरूप होता है वह भी बताएंगे। मान लेते हैं यह भी त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, लेकिन इससे बड़ा है, क्या है, इससे बड़ा है, देखिए दिखने में ही बड़ा लग रहा है, लेकिन यह कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम PQR दे देते हैं। अब देखिए यह भुज, इसका लंबाई 1 है, तो समबाहु है तो सब भुजा बराबर होता है, 1-1 हो गया। इसका लंबाई 2-2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी, तो इसका अनुपात देखिए तो 1/2 1/2 1/2, इसका अनुपात समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना बटे इतना करेंगे, इतना बटे इतना, मतलब संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। और सर्वांगसम था कि संगत भुजा ही बराबर होना चाहिए, समझ गए, दो चीज बराबर होगा, यानी संगत कोण बराबर होगा, कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, कोण C बराबर कोण R होगा, तो हम क्या कहेंगे, यह त्रिभुज समरूप है। अब हम थोड़ा सा बताए थे कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, क्यों, मान लेते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और एक A समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां आपको हम समझाते हैं, यहां इसको लिख लेते हैं ABC, इसको लिख लेते हैं OSP, समझ गए, कुछ भी नाम दीजिए, ये दोनों समद्विबाहु, मतलब कि यह भुजा के बराबर है, यह भुजा के बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने की यह कोण तो यह कोण बराबर होगा, यह कोण तो यह कोण बराबर होगा, यह बात जान रहे हैं। लेकिन समरूप होने के लिए क्या शर्त है, देखिए यह दो ही भुजा बराबर हो रहा है, बराबर से मतलब नहीं, अनुपात भी बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यह आप समझिए। यहां देखिए यह कोण कितना डिग्री को होगा, मान लेते हैं यह 50 डिग्री को होगा, तो यह तो दोनों 65 हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, समद्विबाहु है तो समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होता है। लेकिन यदि यह 40 हो गया, यह 40 डिग्री हो गया, तो बोलिए यह तो 70 हो रहा है, तो बोलिए इसका कोई कोण बराबर है, कोई कोण बराबर नहीं है। इसीलिए हम कहे थे समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है समरूप नहीं होता है, समरूप नहीं होता है,
आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया। अब हम लोग चैप्टर के और आते हैं, बहुत सा छोटा चैप्टर है यह, तो हम बहुत छोटे में वीडियो बना गया, और इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे थेल्स प्रमेय। समझ गए, थेल्स प्रमेय को विलोम, जिसको आधारभूत संरचना भी कहते हैं और क्या कहते हैं उसका थेल्स प्रमेय, दोनों हम आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर को हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए पहला चैप्टर में बहुत छोटा है कि कारक कोष्टक में दिए गए शब्दों को सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। क्या सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वंगसम होते हैं? नहीं, छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए क्या होता है, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होगा, समरूप होगा, इतना याद रखिएगा। सभी वर्ग डैश होते हैं तो सभी वर्ग भी क्या होगा, समरूप होगा, याद रखिएगा। तो सभी त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है? नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज सभी जो होता है समरूप होता है। बहुत ही अच्छा से हम लोग समझाए थे, ये आप समझ, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। कहते हैं भुजाओं को समान संख्या वाले दो बहु समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, अभी बताए थे दो शर्त, और उसकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती में हो। समानुपात, समानुपाती मतलब होता है समान अनुपात, समानुपाती हो। बात समझ में आया, यह पूरा आपका बन गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, समरूप आकृति निम्नलिखित युग्मों में दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब देखिए समरूप आकृति का दो उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति कहेंगे हम सभी वृत्त, सभी प्रकार का वृत्त जो है समरूप होता है। दूसरा हम कह सकते हैं इसी में, एक नंबर का क्वा कह दीजिए या ख्वा कह दीजिए, तब ना 2 नंबर का सवाल बनाएंगे। और दूसरा कह देंगे समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। दो उदाहरण दे दिए। अब दूसरा नंबर में कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो दे दीजिएगा, अभी तुरंत बताए हैं समद्विबाहु त्रिभुज दे दीजिए। किसका उदाहरण दे दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या समरूप होता है, नहीं होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और दूसरा दे दीजिए समांतर चतुर्भुज, क्या लिख दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज लिख दीजिएगा, चतुर्भुज। मतलब जो समरूप नहीं हो सकती है उसके बारे में दो दो उदाहरण देना था, वह हम लोग दे दिए। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का यही लास्ट क्वेश्चन है, समझ गए। तो यहां देखिए अब बताते हैं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपको देखने से पता चल रहा है कि देखिए यह है चतुर्भुज है, लेकिन यह क्या है, वर्ग है। क्या आकृति समान दिख रहा है, रूप भी समान नहीं है, तो ये समरूप होगा? देखने से ही हम कहेंगे नहीं। कहेगा क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो है ना एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, इसका एंगल देखिए 90 डिग्री है, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। यहां लिखेंगे क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, समझ गए, इसीलिए यह समरूप नहीं होगा, यह लिख सकते हैं। अब देखिए कहिएगा संगत अनुपात तो बराबर है गुरुजी, देखिए इतना बटे इतना, देखिए 1.5/3 लिखिएगा, फिर देखिए इतना बटे इतना, सब 1.5/3 है कि नहीं, सब 1.5/3 है, सब 1.5/3 है। चारों भुजा का अनुपात तो बराबर है, समझ गए, काटेंगे भी तो बराबर हो जाएगा, तो काटने पर भी बराबर हो रहा है, लेकिन कोण तो बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों चीज बराबर होना है, संगत भुजा और संगत कोण दोनों बराबर होगा तब हम कहेंगे समरूप, नहीं तो नहीं कहेंगे। समझ में आपको आ गया होगा समरूप आकृति किसे कहते हैं और सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। जिसका सभी कुछ समान हो, कोण और भुजा, उसे हम समरूप कहते हैं। और जिसका कोण बराबर हो और उसका भुजा जो है एक ही अनुपात में हो, सबका अनुपात समान हो, समानुपाती हो, तब हम समरूप कहेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम आराम से दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।